फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डिजिटल एक क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री, एनसीईआरटी की हिस्ट्री। तो इसका हम इसमें से कुछ मैंने मेरे जो नोट्स है उसमें से हम पढ़ने जा रहे वाले हैं। तो हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। जहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। इस समय चीज़ों की जानकारी का अभाव था और मानचित्र बनाने की तकनीक था, जिसके कारण ये मानचित्र उल्टा दर्शाया गया है। फ्रांसीसी मानचित्र 1720 में बनाया था। इस समय चित्रकार बनाने का तकनीक में काफ़ी बदल गई थी। ये मानचित्रकार लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। नई और पुरानी शब्दावली, इतिहास, अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे ऐसे आधुनिक राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ से में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत में समावेश में कभी नहीं हुआ। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया, मगर भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और आर्थिक अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उसे समाज या संस्कृति का अंग न हो, उसे विदेशी कहलाता था। स्रोत: इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, ऐसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। इस पुस्तक में हम मोटे तौर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग हजारों वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण करना तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन का तथा उपदेश, अर्जिया, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने के लिए इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा गया है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों के इतिहासकारों का बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इसका उपयोग कठिन है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर और नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खाना पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो विचार भी लेकर आए थे।
परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवर्तनों का भी काल रहा। राजपूत, इस काल में जिन महायुद्ध समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकला। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। क्षेत्र और साम्राज्य, इस काल में राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयाउद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल, गौंड से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, गजनी यानी गज्जन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौंड आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। पुराने और नए धर्म, इतिहास के जिन हजारों वर्षों की हड़ताल हम कर रहे हैं इनके दौरान धार्मिक परंपराओं के कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों के लोगों का आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्वों के सामूहिक आस्था या धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इसके आस्था में भी परिवर्तन आता गया। हिंदू धर्म, आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसे भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ ऐसे थे, नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, बढ़ती सत्ता आदि। संरक्षक, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। यही युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इस्लाम विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों उलेमा को संरक्षण देते हैं। इस्लाम के अनुयायियों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब तथा कुछ सुन्नी थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान की विधि सम्मत नेता मानते थे। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों का कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी में मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन एक विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत में की विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इस तरह हमने 7 स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब देखेंगे हम 8 स्टैंडर्ड का पार्ट 2। इस पार्ट में हम देखेंगे पार्ट 2 में नए राजा और उनके राज्य।
सातवीं 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राजवंश पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चौहान व चोल वंश आदि। नए राजवंशों का उदय 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा का या स्वामी के लिए उपहार लाए और उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें अन्य सैन्य सहायता प्रदान करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने या का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के साथ अधीनस्थ थे। राज्यों में प्रशासन। नए राजाओं में से कई ने महाराजाधिराज राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और ऐसी तरह की अन्य भारी भरकम, साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। प्रशस्ति और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में से ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हम बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहता है। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। धन के लिए युद्ध। प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कार्ड क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र या गंगा घाटी के में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की थी। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद 997 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, इसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी के एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। अल बेरूनी किताब अल हिंद के सुल्तान महमूद का लेखा जोखा लिखा है। चाहमानो चौहान, पृथ्वीराज चौहान ने, जिसके सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक था, को 1991 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1992 में उसके हाथों हार गया। चोल राजा। कावेरी डेल्टा मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत के थे। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहाँ तंजावर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। दक्षिण और उत्तर के पांडन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजा राज दक्षिण
जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। उरेयूर के से तंजावर तक भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियाँ। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला के दृष्टिकोण से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बने गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के साथ नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियों कृषि में हुई नए विकासों में माध्यम से संभव हुई। साम्राज्य का प्रशासन। किसानों की बस्तियां जो ऊर कहलाती है,